हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सैलरी की आज थर्ड रिविजनरी क्लास है और आज मेरे को किसी भी हाल में पर्क्स खत्म करने हैं। 1 घंटा लगे, सवा घंटा लगे, जो मर्जी। देखो मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या सीएमए है या सीएस है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटे आप में डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन होनी चाहिए। आप हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हमारे टाइम पे जब मैं क्लासेस लेता था वही बड़े बड़े टीचर जिनसे आप पढ़ रहे हैं, प्रवीण शर्मा सर हो गए, विनोद गुप्ता सर हो गए, विजय सर हो गए। तो हम लोगों को तो ये होता था कि यार वो लेक्चर जो सर ने बताया था ना, वो थोड़ा सा रिपीट टेलीकास्ट हो जाए। आप लोगों के पास तो कितनी सुविधा है, सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसके बावजूद भी अगर आप उसको रिपीट सुन के और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं करते हो मेहनत, तो फिर थोड़ी सी कमी आपकी है। टेक्नोलॉजी ने इतना साथ निभाया है, तो टेक्नोलॉजी का कुछ पॉजिटिव फायदा भी उठाओ। सिर्फ रातों को मत देखा करो, दिन में भी जरा ये क्लासेस देख लिया करो, और जिससे कि फायदा हो और एक ही बारी में, एक ही शॉट में क्लियर कर जाओ। आओ जी, पर्क्स की रिवीजन शुरू करते हैं फटाफट। तो बेटे ध्यान देना, पर्क्स हम लोगों ने शुरू किए थे और मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो इस वजह से कि ये नहीं कि कैटेगरी ए करा दी, फिर बी कराई, फिर सी कराई। मैं आपके साथ जब मेडिकल फैसिलिटीज डिस्कस की तो मैंने वहां पे कैटेगरी ए का भी मेडिकल रीइंबर्समेंट टैक्सेबल बता दिया आपको, साथ ही साथ हॉस्पिटल फैसिलिटी भी बता दिया और मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होते हैं वो भी बता दिए। तो मेजर मेजर पर्क्स मैंने कर लिए थे। आज भी मेजर पर्क कुछ रहते हैं, जो सबसे बड़ा है मोटर कार और पीएफ। आइए तो हम अब सीरीज में चलते हैं। जो मैंने कराना था वो तो कराया, उसके बाद अब सीरीज में चलते हैं। तो पहला हम लोगों का पर्क था रेंट फ्री अकोमोडेशन, मैंने करा दिया। अब आ जाते हैं जी हम लोग अपने फंड्स पे, ठीक है। देखो बेटे, जब मैं किसी के जॉब करता हूं तो मेरी सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो मैं हमेशा अपनी पहली क्लास में समझाता हूं, जब एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूं कि मैं सीए बना अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मेरे 10 क्लाइंट है, मैंने उनका, मेरे पास उनका पैसा आएगा, मैं उसे कैसे जोड़ के रखूंगा, संभाल के रखूंगा, मेरे ऊपर है। लेकिन जब मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आ गया तो एम्प्लॉयर के ऊपर निर्भर हो गया, और जैसे ही मैं एम्प्लॉयर के ऊपर निर्भर होता हूं ना, उस केस में सारी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की। तो गवर्नमेंट ने क्या कह रखा है कि एम्प्लॉयर कुछ पैसा एम्प्लॉय को देते हुए, मतलब जो सैलरी का पैसा है वो देते हुए कुछ पैसा उसका काटेगा और उसके पीएफ फंड में डलवाएगा। किस में डलवाएगा? पीएफ फंड में डलवाएगा, और उतना ही कंट्रीब्यूशन खुद भी डलवाएगा। खुद भी ज्यादा भी डलवा सकता है, एम्प्लॉय भी चाहे तो ज्यादा डलवा सकता है, लेकिन एक लिमिट जो है गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, उतनी तो होनी चाहिए। वो पीएफ एक्ट में, उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो 4 तरह के फंड होंगे। एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जहां पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए होता है। एक होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। मतलब क्या? एम्प्लॉयर ने अपने आप को पीएफ एक्ट में रजिस्टर कराया, वॉलेंटरीली रजिस्टर कराया, या फिर उसके ऊपर पीएफ एक्ट एप्लीकेबल होता है इस वजह से रजिस्टर कराया। दूसरा यूआरपीएफ, आपको पता नहीं है और आपने अपने एम्प्लॉयज का पैसा काट के रखा तो हुआ है, लेकिन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में नहीं डाल के रखा हुआ, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाल के रखा हुआ है। एक हो गया पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसके बारे में बात करूंगा, और एक हो गया पेंशन फंड अंडर 80 CCD। तो फटाफट अगर हम बात करें तो हमारे पास, हम लोगों के पास क्या क्या हो गई चीजें? इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन एक, दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, उसके बाद ये जो दोनों के दोनों कंट्रीब्यूशन हुए, ये जो दोनों कंट्रीब्यूशन हुए, इनके ऊपर इंटरेस्ट आएगा बेटे, इनके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। तो हम लोगों को टैक्स लायबिलिटी किसकी दिखनी है? जो एम्प्लॉई ने पैसा डलवाया उसका क्या टैक्सेशन का टैक्स में बेनिफिट होगा? एम्प्लॉयर ने मेरे को दिया, क्योंकि उसने जो मेरे को सैलरी दी है वो तो दी है 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, उसके अलावा उसने एक चीज और दी, क्या? मेरे पीएफ में कंट्रीब्यूट किया। तो वो भी तो आज नहीं तो कल रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे को ही तो पैसा मिलना है, तो उसका बेनिफिट मेरे हाथ में कैसे टैक्सेबल होगा, क्या टैक्स इंप्लीकेशन होंगे, वो देखना है। अब ये पैसा बात करें, 1 मिनट, बात करें तो एम्प्लॉयर, हाँ भाई इतना पतला कैसे हो गई, हाँ जी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, ठीक है। तो एम्प्लॉई को जो सैलरी दी एम्प्लॉयर को, जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए दिए, तो 5,000 रुपए काट के रख लिए, तो इसके हाथ में इन हैंड तो 45,000 रुपीज गया, ठीक है। लेकिन ये जो 5,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए अपने पास से मिला के ये इसने डलवा दिए, तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ गया, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आ गया। ये 10,000 रुपए पीएफ फंड में पड़े हुए। अब जो इंटरेस्ट आएगा वो किस पे आएगा? 10,000 पे आएगा, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे मिला के आएगा। तो उसका क्या इंपैक्ट होगा वो समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, मतलब का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं,
लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय जो होते हैं, पीएसयू के जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयर कौन हो गया, वहां पे गवर्नमेंट हो गई, और एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय। अब यहां पे हर चीज लिमिट में चलती है। मतलब क्या, एम्प्लॉयर डलवाएगा जो पीएफ पीएफ एक्ट के हिसाब से लिमिट है उतना ही डलवाएगा, उससे ज्यादा नहीं डलवाएगा। इंप्लॉय का भी उतना ही काटेगा, और इंटरेस्ट भी पीएफ फंड में डलवा रखा है तो इंटरेस्ट भी लिमिटेड आएगा। तो अब जरा ध्यान से सुनना, जो इंप्लॉय ने पैसा डलवाया दैट इज अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जो कि मैक्सिमम 1,50,000 की मिलती है, मैक्सिमम 1,50,000 की मिलती है। इंप्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया वो एग्जेम्प्ट है। मतलब क्या, अगर 50,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, उसके ऊपर 5,000 रुपीज का और कंट्रीब्यूशन कर दिया है इंप्लॉयर ने, तो वो 5,000 का एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब 50,000 रुपए जो सैलरी है वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी जैसे होगी, और 5,000 रुपए का जो एडिशनल बेनिफिट मिला वो एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, वो टैक्सेबल नहीं हो। साथ ही साथ मैंने कहा कि इंटरेस्ट जो है वो लिमिटेड मिलता है, वो लिमिटेड मिलता है पीएफ एक्ट में, जो जहां पे भी पैसा डलवाया लिमिटेड मिलता है, तो इसी वजह से बस वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। रीपेमेंट, ये भी तो बहुत बड़ी बात है, जब आएगा कौन कौन सा पैसा आएगा, एम्प्लॉयर वाला, एम्प्लॉय वाला, और सारा इंटरेस्ट मिला के एक्यूमुलेटेड आ रहा है वो सारा, वो भी एग्जेम्प्ट है। इसको हम कहते हैं ट्रिपल ई रिजीम, ट्रिपल ई रिजीम। मतलब क्या, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, मतलब क्या, जब डलवाया जब भी एग्जेम्प्ट, डिडक्शन मिल गई हम लोगों को, ठीक है, पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है वो भी एग्जेम्प्ट, और उसके बाद एक्यूमुलेट होने के बाद जब रीपेमेंट मिलेगी तो भी एग्जेम्प्ट। तो इसे कहते हैं बेटे ट्रिपल ई रिजीम। चलो जी, अब आते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। बेटे एक बात जरा ध्यान से समझ लेना, ये जो पीएफ का पैसा इकट्ठा होता है, अगर इंप्लॉयर चाहे तो इंप्लॉयज के लिए एक सेपरेट ट्रस्ट बनाता है, और ट्रस्ट में वो पैसा डलवाता है, और ट्रस्ट के थ्रू वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है कहीं पे भी, और उसके ऊपर अगर ज्यादा रिटर्न आएगा तो वो ज्यादा रिटर्न अपने इंप्लॉयज को दे सकता है। तो इंप्लॉयर हमेशा क्या सोचता है, मेरा इंप्लॉय खुश रहे, इंप्लॉय खुश रहेगा तो काम मेरे पास ही लग के करेगा और प्रोडक्टिविटी से करेगा। तो इस वजह से अब गवर्नमेंट तो अपने इंप्लॉयज के लिए पीएफ एक्ट के हिसाब से पैसा डलवाएगी, लेकिन अगर प्राइवेट एम्प्लॉयर है तो वो क्या करेगा कि अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए पैसा ऐसी जगह डलवाएगा जहां पे इंटरेस्ट ज्यादा मिले। ठीक है, तो पहली बात जरा ध्यान से सुनो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगेन एम्प्लॉय का जो पैसा, एम्प्लॉय ने जो पैसा डलवाया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलेगी, और उसके बाद जो एम्प्लॉयर डलवाएगा, क्योंकि यहां पे प्राइवेट एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होता है तो वो विद इन द लिमिट ही डलवाता है, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयर है तो यार पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा जो भी एम्प्लॉयर डलवाएगा। तो मैंने और मेरे एम्प्लॉयर ने क्या साठ गांठ की, एम्प्लॉयर जी आप ऐसा करो, मेरे को ना सैलरी कम दे दो लेकिन मेरे पीएफ में ज्यादा पैसा डलवा दो। अरे वाह, तू बड़ा अच्छा है भाई, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लिमिट लगा दी, क्या कि अगर एम्प्लॉयर 12% से ऊपर अगर कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉय के लिए तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना अलाउड है, 12% ऑफ दी सैलरी अलाउड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12% ऑफ सैलरी, सर सैलरी का मतलब अभी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट की भी मैंने बात की, तो इंटरेस्ट पे इन्होंने लिमिट लगा दी कि मैक्सिमम 9.5% ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय जो 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, मैक्सिमम 9.5% का। तो ये देखिएगा कि 9.5% जो मेरी बात चल रही थी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आया वो मैक्सिमम 9.5% तक एग्जेम्प्ट होगा। अब बात आती है कि एक्यूमुलेटेड जो सारा पैसा आया है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का, विद इंटरेस्ट, रिटायरमेंट वगैरह के टाइम पे, क्या वो भी एग्जेम्प्ट होगा? वो कहता है एग्जेम्प्ट होगा और कभी भी निकाल लो, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कॉन्टिन्यूस सर्विस फॉर 5 ईयर्स और मोर, कम से कम 5 साल तक की सर्विस हो जानी चाहिए, उसी के बाद पीएफ का पैसा निकलवाओगे तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब 5 साल से पहले निकलवा सकते हो लेकिन टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने 5 साल तक की जॉब कंटिन्यू नहीं की लेकिन पैसा निकलवा रहे हो, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय की इल हेल्थ की वजह से, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस, रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, तो इन 3 केसेस में भी आपका पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैं पहले ए लिमिटेड के पास जॉब कर रहा था और अब मैं बी लिमिटेड के पास कर रहा हूं। पहले यहां पे मैंने 3 साल की जॉब की और उसके बाद यहां पे 2 साल जॉब कर रहा हूं। 2 साल मतलब अब चलती जा रही है मेरी जॉब। तो क्या मेरा पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा या टैक्सेबल हो जाएगा? क्योंकि वहां पे 3 साल जॉब की थी। तो कहता है बैलेंस ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, अगर आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर बैलेंस ट्रांसफर करा लिया तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। 5 साल की गाड़ी आपकी चलती रहेगी। इसमें इवन आप
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से 80 सीसीडी वाले फंड में ट्रांसफर करा लेते हैं, तब भी आपकी एग्जामिशन ऐसे ही बरकरार रहेगी। अब आता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या है कि पीएफ एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था, फिर भी आपने एक फंड बना लिया एम्प्लॉयज का, या पीएफ एक्ट एप्लीकेबल होता था लेकिन पीएफ एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा के आपने पीएफ फंड नहीं बनाया, आप अपने आप से अपना एम्प्लॉय का पैसा कटवाते हो और अलग से आपने अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बना रखा है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या, एक तो पीएफ एक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, दूसरी बात इवन अगर आपने पीएफ एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा भी रखा है, सीआईटी कमिश्नर्स को नहीं बता रखा, तो उस केस में उसको अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड माना जाता है। तो पहली बात, जो एम्प्लॉय का पैसा जो कट के पीएफ फंड में जा रहा है उसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, जैसे अभी पहले वालों पे दोनों पे 80 मिली थी, ठीक है। उसके बाद जो एम्प्लॉयर पैसा डलवा रहा है दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट, मेरी बात जरा ध्यान से देखो सुनिएगा, नॉट एग्जेम्प्ट बट नॉट टैक्सेबल ऑन मंथली बेसिस, क्योंकि मंथली बेसिस पे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि एम्प्लॉयर कितना डलवा रहा है, वो तो कब पता चलेगा, जब रीपेमेंट होएगी। तो ये जो अभी पॉइंट पढ़ने वाला हूं मैं, यहां पे देखिएगा रीपेमेंट, ठीक है। और इसी तरीके से इंटरेस्ट जो मिल रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के पीएफ के कंट्रीब्यूशन पे, वो भी मंथली बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगा। कब टैक्सेबल होगा, जब लमसम पेमेंट मिलेगी। अब लमसम पेमेंट वाली बात देख लो, मेरे पीछे ना छुप रही हो, ठीक है, मैं ऊपर करता हूं, ठीक है। लमसम पेमेंट वाली बात, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है टैक्सेबल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सारा का सारा लमसम में पैसा मिलेगा, टैक्सेबल होगा, लेकिन कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दैट विल बी ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड आईओएस। तो एक तरह से मैंने ही अपना पैसा कहीं पे सेव करवा रखा है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो वाला पैसा आईओएस में टैक्सेबल होगा, बैंक में जैसे सेव करा रखो। अब एक बात मत पूछ लेना नालायकों मेरे से कि सर जो एम्प्लॉय ने अपना पैसा डलवाया था वो जब मिल रहा है वो भी तो टैक्सेबल होगा। अबे नालायकों, जब वो डलवाया था वो पहले ही एग्जेम्प्ट नहीं हुआ था, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिली थी, मतलब जो सैलरी मिल रही थी 50,000 रुपए वो पूरी टैक्सेबल हो गई थी, उसमें से पैसा डलवाया तो वो तो ऑलरेडी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनने के बाद उसमें से डलवाया, तो जब वो रीपेमेंट मिल रही है वो कोई टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ यूआरपीएफ टू आरपीएफ इज ऑल्सो टैक्सेबल। एग्जाम में ये पॉइंट आ चुका है और काफी पहले आ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है बेटे, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, ठीक है, मेरा तो कोई वाली वारिस नहीं है, मेरा तो कोई एम्प्लॉयर नहीं है, उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं अपना कंट्रीब्यूशन खुद करूंगा, क्योंकि भगवान जी ने जो पैसा दिया उसी में से बचा बचा के रखूंगा। तो वो जो पैसा है, क्या उसके लिए भी कोई फंड है, तो नेशनलाइज बैंक के पास आप पीपीएफ का अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी विद इन द लिमिट आता है। तो पहली बात, आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C, वही 1.5 लाख रुपए तक की। इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है ही नहीं, और इंटरेस्ट जो मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। रीपेमेंट जो मिलेगी वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है, लेकिन बेटे यहाँ पे ना 15 ईयर्स का लॉक इन होता है, 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। वो लॉक इन पीरियड पूरा करने के बाद आपको पैसा मिलता है तो आपका एग्जेम्प्ट है, ठीक है जी। उसके बाद 80CCD पेंशन फंड, ये हम लोग डिडक्शंस में डिटेल में डिस्कस करते हैं, मैं यहाँ पे कराता नहीं हूं, लेकिन अभी रिवीजन करा रहा हूं तो इस वजह से देख लेता हूं। एम्प्लॉयर, जरा ध्यान से सुनना, पहली बात तो एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 80CCD सबसेक्शन 1, ठीक है, कहता है एम्प्लॉय ने जितना अपने लिए कंट्रीब्यूट किया उसकी डिडक्शन मिल जाएगी 80CCD 1 में, कितनी, 10% ऑफ सैलरी तक की डिडक्शन मिल जाएगी, 10% ऑफ द सैलरी तक की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको याद आता हो तो हमारा डिडक्शन में एक सेक्शन है 80CCE, वो कहता है 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD सबसेक्शन 1, ये तीनों मिला के बेसिकली 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की डिडक्शन आपको नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 10% तक की, और उसमें भी लिमिट है 10%, अगर 1.5 लाख से ज्यादा हुआ तो 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद पहली बात, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इस बार पूरा टैक्सेबल होने वाला है। देखो यहां पे क्या था, स्टैट्यूटरी में भी और रिकॉग्नाइज में भी, स्टैट्यूटरी में फुल्ली एग्जेम्प्ट था, कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो रहा था, रिकॉग्नाइज में 12% तक एग्जेम्प्ट था, यहां पे कह रहा फुल्ली टैक्सेबल, पूरा का पूरा टैक्सेबल कर देंगे। और बाद में जब चैप्टर 6A की डिडक्शन दे रहे होंगे तो 80CCD सबसेक्शन 2 में इसकी डिडक्शन दे देंगे, कितनी, मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी। अब ये बात जरा ध्यान रखना,
ऊपर पूरा का पूरा टैक्सेबल, नीचे डिडक्शन 10% की। और आरपीएफ के केस में क्या था, पहले ही 12% का एग्जेम्प्ट कर दिया था। इफेक्ट सेम आ रहा है, ठीक है जी, इफेक्ट सेम आ रहा है क्या, बाद में बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। टैक्सेबल एट क्लोजर, जब क्लोज करवाते हो आप इसे कि मैंने कंटिन्यू नहीं करना, रिटायरमेंट से पहले पैसा ले लेते हो तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप रुकते हो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा पहली बात। और अगर आपको रीपेमेंट मिलती है रिटायरमेंट के टाइम पे तो उसमें भी पहले पूरा का पूरा टैक्सेबल होता था, लेकिन अब कुछ एग्जेम्पशन ग्रांट कर दी हैं, वो हम डिडक्शन के चैप्टर में देखते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गए मेरे सारे पीएफ। नेक्स्ट आइएगा, पीएफ की एक बात और समझ लीजिएगा बेटे, क्या होता था, कुछ लोग क्या है कि हाई पेड सैलरी पे, बहुत भैया 12-12, 15-15 लाख रुपए की सैलरी है, अब इतना खर्चा तो होता नहीं है, ठीक है। अब इतना जब खर्चा नहीं होता तो वो क्या कहते हैं कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां पे करवा देते हैं, पीएफ में जमा करा देते हैं। या फिर कोई है जो जॉब भी कर रहा है साथ ही साथ बिजनेस भी कर रहा है, तो बिजनेस से उसका घर का खर्चा चल ही रहा है, तो जॉब का जो पैसा आ रहा है तो अपने एम्प्लॉयर को भी कह दिया और अपना भी पैसा कह रहा है सारा पीएफ में डाल दो। सर डिडक्शन तो पीएफ में 1.5 लाख रुपए की मिलती है बेटे, डिडक्शन तो 1.5 लाख की मिलती है, लेकिन जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट पार्ट को एग्जेम्प्ट कराने के लिए वो कहते हैं सारा पीएफ में डाल। तो इन्होंने क्या किया, जरा ध्यान से देखो, इनकम not included in the total income, any payment from the provident fund to which PF Act applies or from any other provident fund set up by the central government notified by it and notified by it in this behalf in the official gazette। लेकिन अब इन्होंने एक प्रोवाइजो जोड़ा, क्या कहते हैं कि अगर आपका पीएफ में, मेरी बात ध्यान से सुनेगा फिर प्रोवाइजो पढ़ेंगे, आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख या उससे ज्यादा है इकट्ठा या एग्रीगेट करके एक एम्प्लॉयर 2 एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे हो जैसे मर्जी, एग्रीगेट करके आपका 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको आएगा दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। और ये चीज अप्लाई हुई है 1 अप्रैल 2021, ठीक है जी। तो क्या कहता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू द इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द अकाउंट ऑफ person to the extent it relates to the amount or aggregate of amount of contribution made by that person exceeding 2,50,000 in any previous year in that fund on or after 1st April 2021 and computed in such manner as may be prescribed। ध्यान से, provided further that if the contribution by such person in fund, मतलब क्या, अब क्या कह रहा है कि 2.5 लाख रुपए तक का से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन ये वाला प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता तो ये 2.5 लाख ना पढ़ के 5 लाख पढ़ना है, इजी हो गया ना बस। अब मैं पूरा क्या पढ़ के बताऊं डिविजनल क्लासेस में, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी ऐसा ही है, द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू और बिकम पेएबल टू द एम्प्लॉई पार्टिसिपेटेड इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये वाला रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए हो गया। तो उसमें भी ये कह रखा है कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है तो इंटरेस्ट फैक्टर पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये 2.5 लाख ना पड़ के 5 लाख पड़ा जाएगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स की बात करते हैं। सर प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है सर? सर इट इज अ टैक्स चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट on your job, on your business. Again, it is a direct tax charge by the state government. State government normally कोई भी direct tax charge नहीं करती है, एक टैक्स है। साउथ की काफी स्टेट्स में होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो ये टैक्स दिया जाता है प्रोफेशनल टैक्स। नाम प्रोफेशनल है लेकिन लिया सबसे जाता है, ठीक है। तो अगर ये टैक्स आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे जमा करा देता है तो इट इज अ बेनिफिट फॉर यू, तो इट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड, क्योंकि रिसीट तो आपके नाम की, आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है ना, ठीक है ना। तो इट इज टैक्सेबल इन योर हैंड। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रोफेशनल टैक्स की बाद में हमें सेक्शन 16 में डिडक्शन भी मिल जाती है, सेक्शन 16 में डिडक्शन भी मिल जाती है। तो समझने वाली बात क्या है कि अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को ये बेनिफिट दिया, लाइक 10,000 रुपए का मेरा प्रोफेशनल टैक्स मेरे एम्प्लॉयर ने जमा करा दिया, तो ये 10,000 रुपए मेरी पहली सैलरी में इंक्लूड हो जाएंगे और बाद में सेक्शन 16 की डिडक्शन भी मिल जाएगी, तो इफेक्ट निल हो गया एक तरह से। लेकिन अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को नहीं दिया तो मेरे हाथ में कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन मेरे को डिडक्शन तो जरूर मिलेगी ना, क्योंकि मेरे को प्रोफेशनल टैक्स जमा कराना था। तो उस केस में मेरे को डिडक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी प्रोफेशनल टैक्स की। एम्प्लॉयर ने दिया तो बेनिफिट, अगर नहीं दिया तो नो बेनिफिट, ठीक है जी।
नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट वन और बच्चों को समझ में नहीं आके देने वाला, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। ये क्या है बेटे, जरा ध्यान से सुनो। मैं राजस्थान से गुड़गांव जॉब करने आया, जॉब करने लगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब मन में आया यार गाड़ी ले ले, अब मन में आया घर ले ले। अब मैंने कहा एम्प्लॉयर जी आप तो ऑलरेडी बहुत बड़े आदमी हो, मैं बैंक के पास जाता हूँ ना, बैंक लोन तो दे रहा है लेकिन 9% इंटरेस्ट ले रहा है पर एनम, तो सर आप थोड़ी सी मदद करो। क्या मदद करूं सर, कंसेशनल रेट पे लोन दे दो, मतलब कुछ कम चार्ज कर लो। तो उन्होंने कहा मैं 4% चार्ज करूंगा। ठीक है जी, तो बैंक से मिल रहा है मेरे को 9% पर एनम, लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा मैं 4% पर एनम चार्ज करूंगा, तो मेरे को 5% का बेनिफिट हो गया। दिस 5% विल बी टैक्सेबल इन माई हैंड। अब स्टूडेंट्स को ना ये वाला पर्क समझ में नहीं आता, सर अल्टीमेटली तो मेरी जेब से तो 9% का इंटरेस्ट गया। अबे नलायको ऐसा नहीं है, जरा समझो ध्यान से। 5% का बेनिफिट आपके हाथ में टैक्सेबल हुआ है। सपोज करो तुमने 10 लाख रुपए का लोन लेना था, 10 लाख रुपए पे 9% का इंटरेस्ट 90,000। अब 90% 90,000 का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा क्योंकि बैंक से नहीं लिया, तो एम्प्लॉयर से लिया, तो 40,000 का इंटरेस्ट दिया, 50,000 रुपए का बेनिफिट, तो वो 50,000 रुपए सैलरी में टैक्सेबल हो गया। सर हम भी तो वही कह रहे हैं, तो टैक्सेबल तो हो गया ना, फिर बेनिफिट क्या हुआ? अरे नलायकों, सपोज करो 10 लाख से भी ज्यादा की सैलरी है, 30% वाले स्लैब में भी आ रहे हो, तो 50,000 का 30% तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होना है 15,000 प्लस सरचार्ज भी लगा लो, ठीक है ना। तो भी तो ये देख लो 15 चौक 60, 15,600। तो तुमने जो हाँ 50,000 रुपए इंटरेस्ट का देना था बैंक को, वो 50,000 रुपए ना देके 15,600 रुपए का तुमने सिर्फ टैक्स दिया। ठीक है, तो दिस इज द बेनिफिट अगेन। ठीक है, तो दिस इज द बेनिफिट। तो एनी इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट अ कंसेशनल रेट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है ना। और लोन किस लिए लिया जा सकता है? एम्प्लॉई अपने लिए भी ले सकता है, स्पाउस के लिए भी ले सकता है, चिल्ड्रन, देयर स्पाउसेस, पेरेंट्स, सर्वेंट और एनी ऑफ द डिपेंडेंट। अगेन कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, मतलब क्या, इन केसेस में अगर एम्प्लॉय लोन लेता भी है तब भी टैक्सेबल नहीं होगा। कौन से? एक पेटी लोन, 20,000 रुपए तक का लोन लिया तो आपके हाथ में कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, एम्प्लॉय के हाथ में कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। बच्चे नालायक है, उल्टे सीधे क्वेश्चन करेंगे। सर मैं ना ऐसा करता हूँ 10-10 हजार रुपए के 5 लोन ले लेता हूँ। बेटे फिर नालायकपंती हो गई ना, वो एक्यूमुलेट करके देखा जाएगा कि एक टाइम में 20,000 रुपए से ज्यादा का आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। ठीक है, तो सर उस केस में आपका टैक्सेबल हो जाएगा 50,000 रुपए, अगर आप ये 10-10 हजार रुपए वाली प्लानिंग कर रहे हो तो। उसके बाद अगर एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, और कौन सा लोन लिया? रूल 3A की डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए जो ऊपर यहां पे लिखे गए हैं, इनमें से किसी भी फैमिली मेंबर के रूल 3A की डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया, तो जितना भी लोन लिया उसके ऊपर कोई वैल्यू ऑफ बेनिफिट चार्ज नहीं किया जाएगा, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, नथिंग विल बी टैक्सेबल। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, क्या? देखो सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी। अब ये टी क्या है? डेली बेसिस पे कैलकुलेट करूं, मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करूं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कैसे कैलकुलेट करना है? तो कहता है आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस देखेंगे। आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, मंथ के एंड में जो बैलेंस है, सपोज करो मैंने 1 तारीख को 4 लाख रुपए का लोन लिया और 29 को मैंने वो 4 लाख रुपए का पूरा लोन रीपे कर दिया, तो मेरे हाथ में कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। 4 लाख रुपए का लोन लिया, 3 लाख रुपए दे दिए और 30th को जो मेरा लास्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है वो 1 लाख रुपीज आ रहा है, दैट 1 लाख रुपीज भी टैक्सेबल। जो 3 लाख रुपए रीपे कर दिया उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता फिलहाल। ठीक है, जो आपने रेट देखना है, क्योंकि यहाँ पे आर था ना, हाँ भाई PRT। ठीक है, जो रेट देखना है वो किस बैंक का देखना है? सर रेट देखना है चार्ज बाय द SBI ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। मैंने अपने एम्प्लॉयर से होम लोन लिया, तो होम लोन जिस प्रीवियस ईयर में लिया उस साल का होम लोन का SBI का 1 अप्रैल का क्या रेट है, वो रेट मेरे लिए कंसिडर किया जाएगा। दैट रेट माइनस द रेट चार्ज बाय द एम्प्लॉयर, जो डिफरेंशियल आएगा, दैट इज द बेनिफिट टैक्सेबल इन माय हैंड। ठीक है जी सर, ये हो गया मेरा इंटरेस्ट का हो गया पार्ट। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट कर लिया था, यूज ऑफ मूवेबल असेट कर लिया था, ESOP भी कर लिया था। वाह भाई काफी काम कर लिया।
वैल्यू ऑफ टूरिंग ट्रैवलिंग अकोमोडेशन। याद करो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस किया था, हम लोगों ने ट्रैवलिंग अलाउंस किया था, हम लोगों ने कन्वेंस अलाउंस किया था। तो ट्रांसपोर्ट तो हमारा 3200 रुपीज तक एग्जेम्प्ट था हैंडीकैप्ड पीपल के लिए, डेफ, ब्लाइंड, डम्ब वगैरह के लिए, ठीक है ना, फिजिकली हैंडीकैप। उसके अलावा पूरा टैक्सेबल था। लेकिन कन्वेंस और ट्रैवलिंग ये था कि जितने के बिल डिपॉजिट करा दूंगा उतना एग्जेम्प्ट है, बाकी मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अगर बचेगा तो। यहां पे क्या है कि एम्प्लॉयर खुद मेरे लिए बेनिफिट दे रहा है, बेनिफिट के पैसे दे रहा है। मतलब क्या, कैब करके जानी है जा, लेकिन कैब मैं करवा के दूंगा, तुझे पैसे नहीं दे रहा तेरे हाथ में। तो उस केस में अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑफिशियल टूर पे गया जी 3 दिन के लिए सिंगापुर। सर सिंगापुर रोज रोज थोड़ी ना जाना होता है, 2 दिन घूम के भी आ जाऊं। तो अब 2 दिन घूमने का खर्चा जो एम्प्लॉयर ने बियर किया, 3 दिन तो ऑफिशियल पर्पस था ना, अब ये जो 2 दिन सिंगापुर घूमने का खर्चा एम्प्लॉयर ने बियर किया, दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर। फिर घर वालों को भी ले जाऊं, अगले साल का घर वालों को भी ले जाऊं, ले जा भाई। तो घर वालों को भी ले गया, तो अब भाई घर वाले थोड़ी ना मीटिंग अटेंड करेंगे, तो अब जो घर वालों को ले गया, उस केस में जो घर वालों का खर्चा बियर किया एम्प्लॉयर ने, दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ऑन ऑफिशियल टूर एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय, तो अमाउंट इंकर्ड फॉर द फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय दैट इज टैक्सेबल। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट देखिएगा, वेयर द फैसिलिटी मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज। मैंने अपने सारे एम्प्लॉयज को कह रखा है यार, सारे एम्प्लॉयज को कह रखा है कि यार साल में एक बार 2 रात 3 दिन का मुफ्त स्टे तुम्हारे लिए मेरी तरफ से, ठीक है जी, किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन मैंने ये ऑप्शन केवल अपने मैनेजर एंड उससे ऊपर वाले लेवल वाले लोगों को दिया हुआ, तो उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और कितना टैक्सेबल होएगा, पढ़ के देखो कितना टैक्सेबल होगा। वैल्यू एट विच फैसिलिटीज आर ऑफर्ड बाय द अदर्स एजेंसी टू द पब्लिक, मतलब फेयर मार्केट वाली हो एक तरह से, ये समझिएगा। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको करा दिया। गिफ्ट हम लोगों ने कर लिया था, वैल्यू ऑफ फ्री फूड, अरे भाई इजी सा है, फ्री में खाना दे रहा है, तो भैया हम तो चाय नाश्ते में ही काम निपटा लेंगे, तो आपके हाथ में कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है ना। फ्री फूड एट रिमोट एरिया, रिमोट एरिया पहले पड़ा हुआ है, रेंट फ्री अकोमोडेशन में, गंदी बातें मत करना। ऑफ श्योर इंस्टॉलेशन, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। फ्री फूड एट ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, लंच या डिनर जो भी है, तो उस केस में क्योंकि भाई बीपीओ वगैरह रात को काम करते हैं, तो उस केस में कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। निल अप टू ₹50 पर मील, 50 रुपये तक कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अगर आप 115 BAC ऑप्ट कर रहे हो। मतलब क्या, 115 BAC ऑप्ट कर रहे हो तो एम्प्लॉयर जो भी खाना खर्चा आपके लिए करता है वो पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक है। पेड वाउचर्स भी मिल जाते हैं, तो 50 रुपये तक एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इन एनी अदर केस एम्प्लॉयर एल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह भी आपको अलाउड कर रहा है, तो वो टैक्सेबल हो जाएंगी सर। इंक्लूड द एक्सटेंडेड वर्क ऑफिस आवर, दैट इज वर्किंग ऑन संडेज, ओवर टाइम एंड हॉलीडेज वगैरह पे, ठीक है। तो अगर नॉर्मल आपके वर्किंग आवर्स 10 आवर्स हैं और उस टाइम पे लंच होता है, तो वो लंच का हो गया। लेकिन आप एक्सटेंडेड काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो आपका डिनर भी अलाउड हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, भाई मेरा क्रेडिट कार्ड है, मैं कौन हूँ, एम्प्लॉय हूँ, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से एम्प्लॉयर के लिए खर्चा कर दिया और एम्प्लॉयर ने मेरे को रीइंबर्स कर दिया, तो मेरे हाथ में कुछ टैक्सेबल होना चाहिए, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी सैलरी है 6 लाख रुपए, मैंने एम्प्लॉयर के लिए खर्चा किया 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए रीइंबर्स कर दिया, कल को मेरे से क्वेश्चन तो हो सकता है ना, तो उस केस में क्या करूंगा, अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट निकालूंगा, खर्चे मार्क करूंगा और उसके लिए एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट ले लूंगा, सर ये खर्चा मैंने आपके लिए किया था, ठीक है, कल को केस स्क्रूटनी में लग जाए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बनवाने की मेंबरशिप फीस जाती है, एनुअल फीस वगैरह जाती है। अगर एम्प्लॉय मेरा क्रेडिट कार्ड है और ये खर्चा एम्प्लॉयर ने बेयर किया, तो वो खर्चा मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पर्सनल एक्सपेंडिचर किया और मेरे एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो भी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस निल, एनी अदर एक्सपेंस और मेंबरशिप फीस पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। For claiming office expenses, employees should maintain details of the expenses and also obtain the certificate from the employer. डन है जी, ओके। अब मैं कैटेगरी ए किसकी थी, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, और उसके 14 पॉइंट पे आ गया हूं और लास्ट पॉइंट है ये, और इसी के साथ साथ मैं कैटेगरी बी में एंटर कर रहा हूं जो कि है टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। ये बात जरा ध्यान से सुनना, आप यहां पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट,
और यहां पे क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी बी में सर्विसेज ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट भी हो गया, ठीक है ना। तो कब ये वैल्यू ऑफ स्वीपर, गार्डनर वगैरह कैटेगरी ए में जाएंगी, कैटेगरी ए में मतलब टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, और कैटेगरी बी में, वैसे तो अगर मैं कहूँ ना कैटेगरी में बी में आज की डेट में कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कैटेगरी बी में तो वो सिर्फ टैक्सेबल होंगी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए। अब कैटेगरी ए में कौन आ रहे हैं, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज आपको समरी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूं, क्योंकि ये फुल फ्लेज नोट्स कंपनी की तरफ से अलाउड नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये समरी नोट्स आज मैं आपको दे दूं बात करके, ठीक है। एनी मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर which otherwise would have been payable by the employee। एक मॉनिटरी ऑब्लिगेशन है, किसकी है, एम्प्लॉय की है। मतलब क्या, किसी को काम पे मैंने रखा हुआ है, जिसको काम पे मैंने रखा हुआ है उसको सैलरी कौन देगा, मैं दूंगा, लेकिन वो मेरी मॉनिटरी ऑब्लिगेशन मेरा एम्प्लॉयर पे कर देता है, तो कैटेगरी ए है। तो कौन सी है, कैटेगरी ए। अब जरा ध्यान से देखना, कैटेगरी बी, एंगेज बाय द एम्प्लॉयर एंड फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। एंगेज बाय एम्प्लॉयर, मेरा जो एम्प्लॉयर है उसने गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट रखा हुआ है और कहा कि एम्प्लॉय के घर जाके काम करा, तो उस केस में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हूं अगर मैं, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन मेरा गार्डनर है, मेरा स्वीपर है, मेरा वॉचमैन है, उसकी सैलरी देनी मेरा कर्तव्य बनता है, मतलब मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है। तो अगर मेरे एम्प्लॉयर ने दे दी तो उस केस में टैक्सेबल सभी एम्प्लॉयज के लिए हो जाएगा, ठीक है जी। तो सर यहाँ पे सर्विसेज टू द स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट एंगेज बाय द एम्प्लॉय बट देयर वेजेस आर reimbursed or paid by the employer, so wages reimbursed or paid by the employer will be taxable in the hands of employee। gas, electricity, water bills are in the name of employee, reimbursed or paid by the employer। मेरा बिल है भाई, अब गैस का कनेक्शन मेरा है, वो गैस बुक करानी थी, ठीक है ना, गैस का कनेक्शन मेरा है, ठीक है ना, तो मेरा कनेक्शन है, मेरे नाम पे है और एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। लेकिन अब क्या कह रहा है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स आर इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर, और मैन्युफैक्चर्ड बाय ओनर हिमसेल्फ, तो कॉस्ट टू द ओनर विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बहुत कॉशियसली। एजुकेशन फैसिलिटीज, स्कूल फीस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय आर रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, amount paid or reimbursed by the employer will be taxable in the hands of employee। लेकिन अब ध्यान से, एजुकेशनल फैसिलिटीज, स्कूल और कॉलेज मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और वेयर सच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन द इंस्टीट्यूशन बाय रीजन ऑफ बीइंग एम्प्लॉयमेंट विद दैट एम्प्लॉयर, तो एग्जेम्प्ट अप टू ₹1000 पर मंथ। ये क्या कह रहा है, इसके ऊपर चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, एक बार देखिएगा। एजुकेशनल फैसिलिटीज, याद है ना, अगर एजुकेशनल फैसिलिटीज में अलाउंस मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, दैट इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर द मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। लेकिन अगर मैं पर्क्स की बात करूं, ठीक है ना, तो स्कूल और कॉलेज फीस पेड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, fully taxable for all employees। कोई भी एम्प्लॉय हो, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा,
मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, ओन्ड ऑब्लिक मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर और बाय रीजन ऑफ बीइंग एम्प्लॉयमेंट, रीजन ऑफ बीइंग एम्प्लॉयमेंट। तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होंगे तो ₹1000 पर मंथ तक आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होंगे, दिख रहा है ना मेरे पीछे से, आप अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होंगे तो ₹1000 पर मंथ तक आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर स्पेसिफाइड है तो। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज। तो इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कवर करा दिया। नीचे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की भी बात कर लेते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, डायरेक्टर, सर हर कोई कंपनी का डायरेक्टर तो नहीं हो सकता। दूसरा, एम्प्लॉय हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, मींस 20% और मोर इक्विटी शेयर्स हैं अगर एम्प्लॉय के पास, तो वो टैक्सेबल, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। नेक्स्ट, उसके बाद कहता है, ये वाला पॉइंट है जो हर किसी को हिट हो जाएगा और इसीलिए मैंने कहा कि हर कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा, ठीक है। इनकम अंडर द हेड सैलरी एक्सीड ₹50,000। तो सैलरी के हेड में क्या क्या कह रहा है, बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस लेस डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस वगैरह माइनस करने के बाद जो आएगी सैलरी, वो अगर आपकी 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाए जाएंगे। तो आज की डेट में हर एक कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, ठीक है जी। तो ये मैंने कर दिया आपके साथ, ये हो गया। कैटेगरी सी जो टैक्स फ्री पर्क्स है, इसमें ये हॉस्पिटल फैसिलिटी वाला मैंने आपको करा दिया था। लीव ट्रैवल कंसेशन पे आइए। लीव ट्रैवल कंसेशन, एम्प्लॉयर कहता है भाई काम करते करते उकता भी जाते हैं लोग, तो इसीलिए तुम घूमने जाओ और तुम्हारी ट्रैवलिंग का खर्चा मैं बियर करूंगा, तुम्हारी ट्रैवलिंग का खर्चा मैं बियर करूंगा। अब ट्रैवलिंग का खर्चा बियर करूंगा तो उसमें क्या कंसेशन इनकम टैक्स वालों ने दिया। ट्रैवलिंग का खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से कर रहा होगा भैया, हर साल कर रहा होगा, मेरे को मतलब नहीं है, एक साल में 2 बार भी कर सकता है। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं कि कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, लीव ट्रैवल कंसेशन कितना मिलेगा। कहता है एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 5 रेड विद रूल 2B, एनी लीव ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर, ठीक है ना, या फॉर्मल एम्प्लॉयर से मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर प्लेस इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या है, ये एलटीसी का बेनिफिट इनकम टैक्स में आपको जब भी मिलेगा जब वो विद इन इंडिया के लिए दे रहा हो, मतलब आउटसाइड इंडिया के लिए दे रहा हो तो फुल्ली टैक्सेबल। दूसरी बात, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर टर्मिनेशन कभी भी दे रहा हो वो अलाउड हो जाएगा। जर्नी कैसे परफॉर्म करेंगे, अगर बाय एयर से परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कितना मैक्सिमम बेनिफिट अलाउ हो सकता है, मैं ऊपर करता हूं इसे। अमाउंट ऑफ इकोनॉमी क्लास फेयर बाय ऑफ नेशनल कैरियर बाय शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है ना, और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस, ठीक है ना। इकोनॉमी क्लास से जाना, शॉर्टेस्ट रूट से जाना, कहीं से घूमते घुमाते मत जाना, वाया वाया होके मत जाना, ठीक है ना। बाय रेल जा रहे हो तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट क्लास एसी फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज कनेक्टेड बाय रेल, किसी और, मतलब जैसे मैं कहता हूँ मैं वैष्णो देवी जाना तो कटरा तक रेल भी जाती है और बाय रोड भी जाते हैं ना जी, मैं तो रेल से नहीं जाता, मैं तो जाऊंगा अपनी गाड़ी से जाऊंगा। तो अमाउंट ऑफ एसी फर्स्ट क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। मेरा गाड़ी में खर्चा आया 10,000 रुपये का, ट्रेन से जाते सारे फैमिली मेंबर्स तो 12,000 रुपये का खर्चा आता, तो कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 10,000 रुपये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मेरा खर्चा आया 15,000 रुपये का, ट्रेन से जाते तो 12,000 रुपये का खर्चा आता, एम्प्लॉयर ने पूरे 15,000 रुपये दे दिए तो 12,000 एग्जेम्प्ट, 3,000 टैक्सेबल। होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं नीचे हो जाऊं क्या, नहीं, मैं इसे ही ऊपर कर देता हूँ ना भाई, ये अमाउंट ऑफ एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज नॉट कनेक्टेड बाय रेल। रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास बाय शॉर्टेस्ट रूट,
तो वो हो जाएगा। रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो भैया ऐसा करो, उसका किलोमीटर में डिस्टेंस नापो, एसी फर्स्ट क्लास फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट एज इफ जस्ट जर्नी परफॉर्म बाय रेल। ठीक है जी। अच्छा, इसकी कुछ कंडीशन है, आपका एम्प्लॉयर कैसे भी करता रहे, लेकिन अगर आपने 115 बीएसी ऑप्ट कर लिया तो पूरा अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, फिर आपको इस एलटीसी का 10(5) में बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। ऑल बेनिफिट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। फ्रॉम एम्प्लॉयर क्या क्या लिखा हुआ है यार ये, ठीक है ना। फ्रॉम एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज। आगे, ये जो बेनिफिट एलटीसी का बेनिफिट है, 1 2 3 4, आपका एम्प्लॉयर आपको हर साल देता हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका एम्प्लॉयर आपको हर साल ये बेनिफिट देता हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आपके 4 सालों के एक ब्लॉक बनाएंगे हम, और उसमें से कोई 2 जर्नी, 2 साल नहीं, केवल 2 जर्नी के ऊपर ये बेनिफिट अप्लाई होगा और उसके हिसाब से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आपका एम्प्लॉयर आपको 1 साल में 2 बार घूमने के लिए जाने के लिए दे रहा है, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को ये पता है 4 सालों में जितने भी बेनिफिट मिले, 2 जर्नी के लिए ये बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स 2018-21 आपके लिए, 18 से लेकर 21 तक का आपके लिए जो ब्लॉक चल रहा है उसमें। तो मैं बात करूं 2018, 19, 20, 21, और इससे पहले वाला ब्लॉक कौन सा रहा होगा, 14, 15, 16, 17। मैंने क्यों लिखा है अभी बता देता हूं। वेयर एलटीसी इज नॉट अवेल्ड इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक, अगर एलटीसी पर्टिकुलर ब्लॉक में अवेल नहीं किया गया, ओनली 1 जर्नी कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड दैट टू ओनली फॉर द फर्स्ट जर्नी। ये क्या कह रहा है, कहता है इस साल में आपके एम्प्लॉयर ने आपको हर साल जाने के लिए कहा था, बच्चों के पेपर वेपर थे, तो आप एक बार तो गए और बाकी बार आप नहीं गए, आपने एनकैश करा लिया। एक तो यहां पे ये देख लेना कि अगर आपने एनकैश कराया तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, सर मैं जा नहीं रहा पैसे दे दो, तो पूरी टैक्सेबल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो 3 बार आपने एनकैश करा लिया, एक बार जाने की बात हुई थी तो आप गए नहीं, बच्चों के पेपर चल रहे थे, तो ये एक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगले ब्लॉक के लिए, अगले ब्लॉक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मतलब अब अगले ब्लॉक में 2 जर्नी प्लस ये एक, 3 जर्नी तक का बेनिफिट आप एलटीसी में ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद 5th पॉइंट बड़ा अच्छा है, क्लास में हम बड़ा मजाक बनाते हैं इस चीज का, कि अगर बच्चे 110 1998 से पहले पैदा हुए तो उस केस में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबके लिए एलटीसी का बेनिफिट एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, तो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर बच्चे पैदा हुए हैं ऑन और आफ्टर, तो उस केस में 2 ही बच्चों के लिए ये बेनिफिट एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकियों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब क्या, आज की डेट में आपका एम्प्लॉयर आपको ये बेनिफिट दे रहा है और आप 20-25 साल के हैं, आपके अभी बच्चे हुए हैं और 3 बच्चे हुए हैं, तो उस केस में 2 बच्चों के लिए तो ये बेनिफिट एग्जेम्प्ट रहेगा, तीसरे बच्चे को या तो घर पे छोड़ जाना या उसका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है जो कि क्वेश्चन बैंक में था, लेकिन यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, ये बात, और ये बात ना लॉ में लिखी हुई है, तो इस वजह से पढ़ना भी जरूरी है। टेकिंग दिस लिमिट ऑफ 2 चिल्ड्रन born out of multiple birth after first child will be treated as a 1 child only। एक बच्चा होगा, ठीक है, और उसके बाद ट्विंस हो गए, तो वो तीनों बच्चों की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि वो सेकंड डिलीवरी में ट्विंस हुए। लेकिन पहली ही डिलीवरी में अगर ट्विंस हो गए तो 2 बच्चे हो गए हैं जी, अब सेकंड डिलीवरी में जो भी बच्चा होगा वो टैक्सेबल होगा। मेरी बात क्लियर होनी चाहिए। मीनिंग ऑफ सैलरी for the purpose of LTC and medical benefits, spouse, children of the employee, married, unmarried, dependent or not, जो भी है सारे कवर है। अब ये मत कहते ना स्पाउस मैरिड है या नहीं है, नालायक। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हु आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन हिम। ठीक है जी, इनके लिए डिपेंडेंट होने की बात नहीं की हुई है, इनके लिए डिपेंडेंट होने की बात कही हुई है। ठीक है, तो यहां पे मेरे पर्क्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मेरा एक रह गया मोटर कार, उसकी डिस्कशन कर लेता हूं। आइए, थोड़ा सा टाइम लग गया आज, लेकिन हाँ मेरे को खत्म करने हैं तो खत्म करने ही है। ऐसे टाइम भी कहाँ लगा, 1 घंटा हुआ नहीं शायद अभी। ठीक है, मोटर कार, देखिए जी सर समझिएगा, मोटर कार एम्प्लॉयर प्रोवाइड करा रहा है, नहीं, जरा सुनिएगा।
मोटर कार का बेनिफिट आपके हाथ में कैसे टैक्सेबल होगा वो जरा ध्यान दीजिएगा, वो जरा ध्यान दीजिएगा। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अरे भाई चल जा यार, क्या हो गया, चल क्यों नहीं है। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, और ऐसा भी हो सकता है मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय। सर मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय होगी तो एम्प्लॉयर के हाथ में बेनिफिट कैसे, बेटे अभी बताता हूं, जरा ध्यान से सुनो। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बाय एम्प्लॉय, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। उसके बाद यहां पे भी यही केस, गाड़ी तो एम्प्लॉय की है लेकिन खर्चा R&M भी बाय एम्प्लॉय, R&M बाय एम्प्लॉयर, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, एक लिम को पूरा करते हैं, ठीक है। गाड़ी एम्प्लॉयर की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, मैं चार्ट भी दूंगा, इसका नोट्स दे दूंगा आपको, ठीक है। नोट्स में क्रिस्प पोजीशन है, जितनी डिटेल में अभी आप समझ लेना उतनी डिटेल में नोट्स में क्रिस्प पोजीशन आ जाती है, ठीक है। गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। यूज किस पर्पज के लिए हो रही है, यूज किस पर्पज के लिए हो रही है, पर्सनल ऑफिशियल बोथ, यही तीन तरीके, इन तीन के अलावा कोई नहीं है। यूज किस पर्पज के लिए हो रही है, गाड़ी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉय, यूज पर्सनल ऑफिशियल बोथ, इसी तरीके से पर्सनल ऑफिशियल बोथ। यार क्या हो रहा है, पर्सनल ऑफिशियल बोथ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर का, खर्चा भी किसका है, एम्प्लॉयर का, यूज मैं पर्सनल पर्पज के लिए कर रहा हूं, तो सारा बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्या क्या बेनिफिट है, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर ने करवाया वो भी मेरे हाथ में बेनिफिट, और गाड़ी में यूज कर रहा हूं तो गाड़ी यूज करना, यूज ऑफ मूवेबल असेट, यूज ऑफ मूवेबल असेट 10% ऑफ द वैल्यू, कॉस्ट ऑफ द असेट, या हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो बस यही तो काम करना हम लोगों ने, लो हम लिख देते हैं यहां पे, इधर देखो, अगर पर्सनल पर्पज के लिए तो हायर चार्जेस या 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट प्लस रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हो गया जी काम। गाड़ी किसकी है, जरा ध्यान से सुन लेना, गाड़ी किसकी है इस केस में, गाड़ी है एम्प्लॉयर की, और खर्चे भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, और यूज क्या है, ऑफिशियल पर्पस, तो मेरे हाथ में तो कोई बेनिफिट ही नहीं है ना। गाड़ी किसकी, फिर दोबारा सुनो, गाड़ी किसकी, एम्प्लॉयर की, खर्चे कौन कर रहा है, वो भी एम्प्लॉयर कर रहा है, यूज हो रहा है बोथ पर्पस के लिए। अब यहां पे ध्यान से सुनना, कहता है अगर अप टू 1600 सीसी की गाड़ी है, हाँ 1.6, तो 1800 पर मंथ आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मोर देन 1.66, मोर देन 1.6 लीटर की गाड़ी है तो आपके हाथ में 2400 टैक्सेबल हो जाएगा पर मंथ। सर ये 1600 सीसी क्या होता है, बेटे जो इंजन की पावर है वो क्यूबिक कैपेसिटी में नापी जाती है, तो 1.6 लीटर भी कह देते हैं इसे, ठीक है ना। तो अप टू 1.6 लीटर की है, अप टू 1600 सीसी की है तो 1800 रुपये टैक्सेबल होएगा, 1.6 सीसी से ज़्यादा की है तो 2400 रुपीज़ टैक्सेबल होगा ना। वापस आए, गाड़ी किसकी, बहुत ध्यान से ये एरोज देखते जाना, गाड़ी किसकी है सर, एम्प्लॉयर की, और खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है इस बार, खर्चा मतलब पेट्रोल मैं डलवाऊंगा, ठीक है ना, रिपेयर मेंटेनेंस मैं करा लूंगा, आप बस गाड़ी दे दो, ठीक है ना। अगर पर्सनल पर्पस के लिए है, पर्सनल पर्पस के लिए है तो खुद बताओ क्या बेनिफिट हो रहा है मेरे को, हाँ भाई बहुत बड़ा बेनिफिट है, गाड़ी तो एम्प्लॉयर ने दे दी ना, तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट और हायर चार्जेस वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ऑफिशियल पर्पस के लिए निल, खर्चा मैं कर रहा हूं अपनी जेब से,
मेरे हाथ में कोई तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। सर डिडक्शन दे दो, बेटे ऐसे मत करना, बस ये गंदे काम नहीं करना, ठीक है जी। आगे देखो, यहां पे गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा मैं बियर करूंगा, पेट्रोल मैं डलवा लूंगा, रिपेयर मेंटेनेंस मैं करा लूंगा, आप बस गाड़ी दे दो। यूज किसके लिए हो रही है? ऑफिशियल और पर्सनल, बोथ के लिए हो रही है, बोथ के लिए हो रही है। तो उस केस में कितना? 600 पर मंथ अप टू 1.6 लीटर वाली गाड़ी के लिए, एंड 800 पर मंथ, सॉरी 900, कहां से आ गया ये, 900 पर मंथ मोर देन 1.6 लीटर वाली गाड़ी के लिए, ठीक है जी। ये बात समझ में आई? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या अजीब हरकत करने जा रहा हूं मैं। चार केसेस हैं जिनमें टैक्सेबल हो रहा है। इन चारों केसेस में 900 रुपीज पर मंथ और जोड़ दीजिएगा, 900, ऊपर करूं क्या, 900 रुपीज पर मंथ और जोड़ दीजिएगा इफ शॉफर, अच्छी अच्छी बातें यूज किया करो, ड्राइवर वगैरह नहीं बोलते, गंदी बात। इफ शॉफर इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर शॉफर भी प्रोवाइड करता है तो 900 रुपीज आप और ऐड कर देंगे। होप सो मेरा ये चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब आता हूं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड क्या आती है हमारी? गाड़ी किसने प्रोवाइड की है इस बार? गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉय की। खर्चा कौन बियर कर रहा है? खर्चा कौन बियर कर रहा है, जल्दी बताओ? एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। गाड़ी मेरी है, खर्चा वो दे रहा है, ठीक है ना। पर्सनल पर्पस के लिए चल रही है, पर्सनल पर्पस के लिए चल रही है। किसके लिए चल रही है? पर्सनल पर्पस के लिए। क्या कोई बेनिफिट है? हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो वो मेरे लिए बियर कर रहा है वही बेनिफिट है। तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा? टैक्सेबल इज इक्वल टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो भी फ्यूल वगैरह वो डलवा रहा है वो मेरे हाथ में बेनिफिट हो जाएगा। गाड़ी मेरी, खर्चा वो दे रहा है, ठीक है, लेकिन गाड़ी तो मेरी है और ऑफिशियल पर्पस के लिए चल रही है, कुछ टैक्सेबल होगा? नहीं। गाड़ी मेरी, खर्चा वो बियर कर रहा है, यूज बोथ पर्पस के लिए। सबसे अजीब केस ये बनता है जो कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। ध्यान से सुनना, ये यहां पे लिख रहा हूं, एक्चुअल एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर माइनस 1800 ऑब्लिक 2400 माइनस 900 पर मंथ, जो आएगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। सर ये कैसे बनाया? बेटे बस इसी में एक थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है। यहां पे क्या किया हम लोगों ने, यहां पे क्या किया हम लोगों ने, जितना आपके हाथ में, जितना, क्योंकि खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है, तो खर्चा जितना उसने किया, खर्चा जितना उसने किया उसमें से माइनस कर दो 1800-2400, क्योंकि गाड़ी अगर तुम्हारी है तो गाड़ी अगर 1.6 लीटर तक की है तो 1800 माइनस करना, और अगर गाड़ी 16 लीटर से 1.6 लीटर से ज्यादा की है तो उस केस में 2400 माइनस करना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्योंकि खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है और उसने ड्राइवर भी दे रखा है, तो 900 और माइनस, बाकी बचा हुआ आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट केस रह गया, फटाफट डील करते हैं और आज की क्लास खत्म करते हैं। गाड़ी किसकी है? देखो सबसे अच्छा केस है ये। गाड़ी किसकी? एम्प्लॉय की। खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। पर्सनल पर्पस तो कुछ बेनिफिट होगा क्या? निल। ऑफिशियल पर्पस तो कुछ बेनिफिट होगा क्या? निल। ऑफ बोथ पर्पस तो भी बेनिफिट होगा क्या? निल। खत्म, ठीक है। तो अगर आप इस चार्ट से, मैं अब इसको जूम आउट करता हूं, अगर आप इस चार्ट को यहां से करते हैं, ठीक है, तो इससे अच्छा मेरे को नहीं लगता आपको कुछ और बात बनेगी, कुछ समझने की जरूरत है। एक तो ये देखिएगा, अब आपकी स्क्रीन पे पूरा चार्ट आ रहा है। मैं चला जाता हूं और आप एक बार इसकी फोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। मैं चला जाऊं, ये लो, मैं साइड में खड़ा हो गया। अब इसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इससे अच्छा चार्ट मेरे बस की नहीं था बनाना, मेरे जितना काम था मैंने कर लिया। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मेरे जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुटी पेंशन, वीआरएस वगैरह, वो खत्म कर दूंगा और सैलरी की रिवीजन समाप्त। थैंक यू फ्रेंड्स।